ऐसे ही का नाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा महंगाई पर सर। हाँ, शुभम मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। महंगाई को लेकर मनी सेंट्रल में हम लगातार आपको इसके सारे आयामों, सारे परतों को खोलकर बताते रहे हैं और हमें लगातार आपको बताते रहे कि भारत में महंगाई सबसे विकट समस्या बनने वाली है। और अब हमारे पास उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े आ गए हैं जो कल शाम को आए। कल के शो में हमने उसकी तरफ इशारा किया था। क्या बता रही वो महंगाई, उसके भीतर कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम आज आपको बताएंगे कि आपके पड़ोस में, आपके राज्य में महंगाई की स्थिति क्या है। यह है आज की सबसे बड़ी खबर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कई बड़ी खबरें हैं जिन्हें बताएंगे शुभम। और बड़ी खबरों में शुरुआत आज रूस से होगी। पुतिन ने कहा महंगी पड़ेंगी पाबंदियां। जी हाँ, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा है ये समझेंगे। इसके बाद आगे खबर होगी भारत की युवा आबादी के बारे में क्या बताता है NFHS का सर्वे। शहरों से ज्यादा गांव में हुई महंगाई, देश के किस राज्य में है सबसे ज्यादा महंगाई, क्या फूट गया क्रिप्टो का बबल, और चलते चलते चर्चा होगी NSE को लोकेशन स्कैम में CBI को अब तक क्या क्या मिला। लेकिन शुरुआत रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाकर ग्लोबल मंदी और भयानक महंगाई दोनों को दावत दे दी। गौरतलब है कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। सर, ये धमकी भरा लहजा क्यों डरा रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से अब रूस पर पाबंदियों के बाद पुतिन ये कह रहे हैं कि ग्लोबल मंदी को दावत दे दी आपने? पुतिन वो व्यवहारिक परिस्थिति देख रहे हैं और एक किस्म का ब्लैकमेल है कि आप हमें यूक्रेन पर हमले या जो हमारी विस्तारवादी आकांक्षा है उन्हें आगे बढ़ाने दीजिए, नहीं तो हम महंगाई और ग्लोबल महंगाई और मंदी की तरफ जाएंगे। और ये एक किस्म का ट्रेड ऑफ था, एक किस्म का लेन देन था जो शायद दुनिया ने सोच समझ कर लिया है। तो ये बात तो सही है कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण, युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन ने अब गैस का एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कल उसका पहला चरण था जिसके तहत उन्होंने उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जो कंपनियां रूस से जाने वाली गैस और पाइपलाइंस में अलग अलग देशों में भागीदार हैं। और उसमें भी एक दिलचस्प बात जो बाद में आज सुबह जानकारी में आई कि सबसे बड़ा निशाना उसमें जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। और गैसप्रॉम जो सबसे बड़ी पाइपलाइन कंपनी है और रूस की गैस मोनोपोली है, उसकी जो पार्टनर है जर्मनी में, उन्हें उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगी, वो कोई लेन देन नहीं कर पाएंगी, उन्हें रूबल में ही पेमेंट करना होगा। ये परोक्ष रूप से एक किस्म से वो रेगुलेटर घुमाने वाली बात है कि हम आप उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, पुतिन का संकेत है, जिनसे आप गैस खरीदते हैं। यानी अगर चीज़ें उनके तरह से नहीं हुई तो दुनिया में गैस की कीमतें बढ़ेंगी। और उसका नतीजा हमको दिखाई पड़ा शुभम की जो डच गैस प्राइस है, जो यूरोपियन बेंचमार्क है, जिसको हम TTF हब कहते हैं, उसमें बृहस्पतिवार की सुबह जब ये रशिया की तरफ से उन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई जो रूस की गैस लेकर बाकी देशों में जाती हैं, पाइपलाइन पार्टनर्स हैं, वहाँ पर गैस की कीमत करीब 20% बढ़ गई है। एक और महत्वपूर्ण सूचना चलते चलते जो रूस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे लिए, कि रशिया का जो गैस फ्लो है यूक्रेन से कीव के थ्रू, वो कम होता जा रहा है और वो बंद हो रहा है। यानी एक हिस्सा जो यूक्रेन गैस की सप्लाई यूरोप को यूक्रेन के जरिए आती है, वहाँ भी रशिया ने अपनी गैस की आपूर्ति बंद की है या सीमित करने की तैयारी शुरू की है। बिल्कुल, और यही गैस जो मुद्दा था, अंशुमान जी ने कई मनी सेंटर में लगातार कहा, यही पूरे युद्ध के केंद्र में है, जो सबसे दुखती नस है यूरोप की और जिसको बार बार पुतिन छेड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की ओर से जारी रिपोर्ट में देश की आबादी से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए, बहुत सारी जानकारियां सामने आई। इस सर्वे पर मैं अंशुमान जी से बात करूं उससे पहले आप देखिए प्रवीण शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई क्या और बढ़ रही है, ये सवाल एक सरकारी सर्वे से पैदा हो रहा है। ऐसे समझिए कि देश के 12 राज्यों में 50% से ज्यादा आबादी सबसे गरीब तबके में आती है। आप शायद इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन खुद सरकार के आंकड़े इस बात का खुलासा कर रहे हैं। सामान्य जरूरत की चीजों पर आधारित ये आंकड़े
चिंताजनक हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS का। ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही जारी हुई है और इसमें कई अहम जानकारियां मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि 2019-21 के लिए इस रिपोर्ट में वेल्थ इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब इसे तय करने के लिए परिवारों के पास मौजूद आइटमों का लेखा जोखा देखा गया है। मसलन किसी परिवार के पास टीवी, फ्रिज, बाइक, स्कूटर और पीने के पानी का जरिया जैसी चीजें हैं या नहीं। इसी आधार पर आबादी को एक समान आकार के 5 समूहों में बांटा गया है। इसमें टॉप 20% सबसे अमीर और नीचे के 20% में आने वाले तबके को सबसे गरीब माना गया है। तो अब लौटते हैं सर्वे के नतीजों पर और कुछ बड़ी चौंकाने वाली बातें इसमें निकल कर आई हैं। पैरामीटर्स के हिसाब से पूंजी के एक समान वितरण के लिए किसी भी इलाके या राज्य में 20% आबादी 5 कैटेगरी में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल शहरी आबादी टॉप कैटेगरी की ओर है, यानी शहरों में ज्यादा अमीर आबादी रहती है। दूसरी ओर गांव देहात में गरीब का साया पसरा हुआ है। मिसाल के तौर पर 74% शहरी आबादी टॉप 2 कैटेगरी में आती है, यानी खूब अमीर। इसके उलट गांव देहात में रहने वाले हर 4 में से बस 1 शख्स ही इन अमीर समूहों में आता है। ग्रामीण इलाकों की करीब 54% आबादी सबसे गरीब 2 ग्रुप्स में है। शहरों की महज 10% आबादी ही गरीबी के ऐसे दायरे में है। यहाँ ये बात याद रखिए, ये वेल्थ इंडेक्स परिवारों के पास मौजूद हाउस होल्ड की चीजों, बाइक्स जैसे सामानों की उपलब्धता पर आधारित है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा गरीबी के सबसे निचले 2 पायदानों पर गुजर बसर कर रहा है। असम में गरीबी में रहने वाली ऐसी आबादी का हिस्सा 70% है। इसके बाद बिहार 69% और झारखंड में 68% हिस्सा गरीबी में है। मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर बाकी के सभी उत्तर पूर्वी राज्य इसी गरीबी के दायरे में आ रहे हैं। अब इस आंकड़े से पूंजी के असमान वितरण की एक भयानक तस्वीर सामने आ रही है। धर्म के आधार पर देखें तो अमीरी गरीबी में हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही कतार में खड़े नजर आते हैं। ये आंकड़े ही बताते हैं कि कुछ राज्यों में 80% से ज्यादा परिवारों के पास BPL कार्ड है। गरीबी के व्यापक फैलाव का अंदाजा इस आंकड़े से भी लगता है। फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े जाहिर तौर पर देश में मौजूद असमानता को दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में सरकारों को इस दायरे को घटाने पर कोशिशें करनी होंगी। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। बड़ी बात है कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ 50% आबादी जो है वो गरीब है। सर, आबादी की बढ़त के बारे में ये सर्वे क्या बताता है? शुभम, ये सर्वे उन सारी चीज़ों का, और मुझे लगता है कि भारत में अधिकांश लोगों को इस सर्वे के तथ्य और इसकी जानकारियों को समझना चाहिए। उनके लिए भी जानना जरूरी है जो भारत में कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, और वो लोग जो भारत के में अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, आशान्वित हैं, जिन्हें ये दिखता है कि उन्हें काम करना है, नौकरी करना। उनके लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि पूरे देश के एक बड़े हिस्से में किया गया और सरकार का अधिकृत डेटा है, ये हमें बता रहा है कि भारत के भीतर जो आय की असमानता है वो किस स्थिति की। वो 12 राज्य जिनका विस्तृत ब्यौरा सर्वे में है। अगर 50% आबादी वहाँ की गरीब है तो वहाँ उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का क्या होगा, वहाँ भविष्य में मांग का क्या होगा, वहाँ रोजगारों की परिस्थिति क्या बनेगी, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट से दिखाई देती। अब इस रिपोर्ट में काफ़ी सारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत सारे आंकड़े बताता है आपको, इनकम के बारे में, लोगों के आदतों के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में। पर एक बड़ी बहस, एक बड़ी डिबेट जो पिछले कई सालों से भारत में चल रही है कि भारत में आबादी बढ़ रही है, भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज है, और ये बात लगातार अलग अलग मंचों से कही जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उस बहस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि भारत के अधिकांश राज्यों में अब जो फर्टिलिटी रेट है, यानी वो रेट जो रिप्लेसमेंट रेट, जिसके आधार पर आपको आबादी बढ़ाने के लिए, अगली पीढ़ी को लाने के लिए जिस जन्म दर की जरूरत है, भारत के राज्य में अब वो गिरकर 2.2% के आसपास आ गई है, 2.2 से 2% के आसपास आ गई। और ये वही नॉर्मल सामान्य जन्म दर है जिसके आधार पर आप भविष्य में अपनी अगली पीढ़ी को लाते हैं। और ये जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात
स्वीकार करने में लोगों को, और जनसंख्या की जो राजनीति है भारत में, जो डेमोग्राफी की पॉलिटिक्स है, उन्हें स्वीकार करने में, निगलने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सच है कि भारत में पिछले 10-12 सालों में आबादी बढ़ने की रफ्तार तेजी से गिरी है। 2015-16 में भारत में फर्टिलिटी रेट 2.2% थी। एनएफएचएस सर्वे बताता है कि 2019 से और 21 के बीच में ये 2% के आसपास आ गई। और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, आबादी कम करने की प्रक्रिया की दिशा में भारत की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। बल्कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट अब इससे नीचे आ गई है। अब इसमें एक और पहलू है भीतर का, कि ये जो फर्टिलिटी रेट या आबादी बढ़ने की रफ्तार है, ये अलग अलग राज्यों में थोड़ी विविधतापूर्ण दिखाई देती है। और जो सामान्य रूप से आप भारत में एजुकेशन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, गरीबी की दृष्टि से जो भारत के राज्यों की अंतर्निहित असमानताएं हैं, उनके आधार पर इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि रिप्लेसमेंट और फर्टिलिटी लेवल कुछ राज्यों में 2%, 2.35% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में 2.26% के आसपास है। तो जो गरीब और पिछड़े राज्य हैं वहां पर जन्म दर ज़्यादा है। लेकिन ये सर्वे इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत की चिंता अब आबादी बढ़ना नहीं है। भारत की चिंता अब वो आबादी है जिसे रोजगार देना है। सर, वही मैं आ रहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा भारत की एक ताकत बताया जाता है। युवा आबादी के बारे में ये सर्वे क्या बताता है? युवा आबादी के बारे में ये सर्वे, और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंतिम चरण पर खड़े हैं। ये सर्वे बता रहा है कि भारत की जो युवा आबादी का जो भी लाभांश है, लाभ है, फायदा है, और हम दुनिया के सबसे यंग नेशन में हैं, हम उसके अब अंतिम चरण पर, अंतिम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए हैं। भारत में अभी भी करीब 50% आबादी 30 साल से नीचे की है, जिसमें अगर आप 15 साल से नीचे के बच्चों को निकाल दें तब भी एक बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन ऐसी है जो भारत में रोजगार तलाश रही है। लेकिन इसमें पिछले 5 साल में गिरावट आई है। यानी भारत की युवा आबादी की दर कम हुई है। इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत में बड़ा हिस्सा एजिंग की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। इसका भी जो वेरिएशन है वो दक्षिण के राज्यों में और कुछ पहाड़ी राज्यों में लोगों की वृद्धावस्था की या बुजुर्ग होने की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा तेज है। लेकिन भारत का ये आखिरी दशक है, हिसाब से अगर आप देखें आखिरी दशक या 8-9 साल हैं जहां सबसे ज्यादा युवा आबादी होगी और उससे सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत होगी। और इस आंकड़े को आप भारत में 8-9% की बेकारी दर से, लेबर पार्टिसिपेशन रेट से बाहर निकलते लोगों से आसानी से जोड़ सकते हैं। भारत की सरकार को भारत की आर्थिक नीतियों को सब कुछ छोड़कर, अगर वो उन चिंताओं को छोड़ सके, तो उसे ये फोकस करना होगा कि यहां से अगले 1 दशक के बाद भारत में तेज बुढ़ापा शुरू होगा। और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शुभम बगैर किसी सोशल सिक्योरिटी के, बगैर किसी भविष्य की व्यवस्था के, बगैर किसी बड़ी आबादी गरीब मध्य वर्ग हुए बिना बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी। यानी वो मध्य वर्ग के दरवाजे के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकेगी। बहुत बड़ी आबादी कभी मिडिल क्लास ही नहीं हो पाएगी और वो लो इनकम से बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी। तो ये अंतिम 7-8 साल हैं जो एनएफएचएस का सर्वे बताता है कि यहां अगर हम इनको रोजगार दे पाए, उन लोगों को विकास के लाभ दे पाए, तो ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये सर्वे बहुत अलार्मिंग है। बहुत सारी और जानकारियां इसमें भी दी गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में फर्टिलिटी रेट क्या है, भारत में परिवारों का आकार कैसे घट रहा है। पर आर्थिक दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जनसंख्या बढ़ना अब हमारी बहस का विषय नहीं है। जनसंख्या जो उपलब्ध है उसे रोजगार देना बहस का विषय। और तीसरा ये कि भारत को अब भारत की नीतियों का एक बड़ा हिस्सा जो बुजुर्ग आबादी है, जो आने वाली बुजुर्ग आबादी, उसकी सुरक्षा पर, उसकी व्यवस्था पर अपने आप को फोकस करना होगा। और हमें याद होगा शुभ, हम लोगों ने पेंशन पर इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की थी और ये बताया था कि भारत के पास अब अपने जो बुजुर्ग आबादी है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए बड़ी योजनाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोनों बड़ी चीज़ें कि बुजुर्ग जो आबादी हो रही है उसके लिए आप सोशल सिक्योरिटी लाइए, उसकी स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, उसकी पेंशन की चिंता कीजिए, और युवा आबादी जो लगातार कम हो रही है ये बड़ी चिंता है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, अगर आप अभी 5-7 साल पहले की बात देखें, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का पीपीटी आता था या किसी बड़ी कंपनी अपने पीपीटी दिखाती, तो ग्रोथ में सबसे बड़ी भारत की ताकत जो बताती थी वो यही होती थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इस देश की ताकत है। और अगर ये ताकत धीरे धीरे सिकुड़ रही है, अंशुमान जी कह रहे हैं कि ये 7-8 साल आखिरी हैं, तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात, यह कहिए रेखांकित करने वाली बात है कि सरकार की नीतियों के केंद्र में अब ये लोग होने चाहिए। अब आगे चर्चा महंगाई पर। देश में महंगाई ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दौरान रिटेल महंगाई, उपभोक्ता महंगाई जो हम आप झेलते हैं, उसकी दर 7.79% पर पहुंच गई है, जो मई 2014 के बाद अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। अप्रैल के दौरान गांव में महंगाई एक बार फिर शहरों से ज़्यादा दर्ज की गई है। खाने का सामान
लगातार महंगा हो रहा है। तेल की महंगाई जो थी, खाद्य तेल की महंगाई, ये पहले ही ईंधन का काम कर रही थी और अब सब्जियां, अनाज, जूते, कपड़े और ट्रांसपोर्ट की महंगाई भी जेब पर भारी पड़ रही है। अप्रैल के दौरान ऑयल एंड फैट, सब्जियां, मसाले, जूते, ईंधन और ट्रांसपोर्ट की महंगाई का आंकड़ा दहाई के ऊपर रहा, यानी 10% से ऊपर रही ये महंगाई। सर, खुदरा महंगाई के जो आंकड़े कल आए, सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आंकड़े पढ़े, सबसे बड़ी चीज ये क्या बताती है? दो सबसे बड़ी चीज़ें जो हमें हमारे लिए समझना जरूरी है और सरकार से इस पर प्रश्न पूछना और सरकार को इस पर चिंतित होना ज़रूरी है। और दो सबसे बड़े टॉप ट्रेंड इस महंगाई के भीतर से निकल कर आते हैं, वो ये कि भारत में कोर इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं शुभम, तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम ईंधन की और सब्जियों की, फलों की जो मौसमी कीमतें उन्हें बाहर कर देते हैं, यानी वो महंगाई जो मैन्युफैक्चर्ड सामानों से, जो उत्पादों से, सेवाओं से आती है, वो 95 महीने के टॉप लेवल से लगातार बढ़ रही है। 6.97% 95 महीने के हाई पर है। अभी तक 95 महीने का मतलब हुआ लगभग 7 से 8 साल के आसपास की 7 साल करीब, 7 साल के आसपास की ऊंचाई पर है। यानी कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी महंगाई के अंदर कुछ ऐसे जिद्दी तत्व बैठ चुके हैं जो अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब आप कुछ भी कर लें, सब्जी कम की कीमत कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इससे उस बुनियादी महंगाई पर फर्क नहीं पड़ने वाला जो हमारे और आपकी जेब को लगातार काटती रहेगी, पहली चीज़ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर महंगाई लगातार 24 महीने से 5% से ऊपर बनी हुई है। ध्यान रखना की जरूरत है कि रिजर्व बैंक का जो 6% का लेवल है, कंफर्ट लेवल है शुभम, वो ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए। यहां सीपीआई इन्फ्लेशन का जो सबसे मजबूत कंपोनेंट है, जहां से आप महंगाई में कमी कर सकते हैं, वही 5% से ऊपर बना हुआ, यानी वो 6% के आसपास है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि जब इस आंकड़े को भीतर से आप उतर कर देखें, लगभग सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप महंगाई के इंडेक्स में आती, मैं इंडेक्स खोलकर देखने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी चीजें महंगाई के भीतर आती हैं, वो सारी चीजें 6% से ऊपर की महंगाई दर पर हैं। यानी आप मसाले को छूइए, आप फूड को देखिए, आप मीट फिशेस को देखिए, आप कपड़ों को देखिए, आप ट्रांसपोर्ट को देखिए, ऑलमोस्ट जितनी कमोडिटी पूरे महंगाई के बास्केट में है, सब में महंगाई की दर 6% से ऊपर, 7%, 8%, 9% के आसपास है। वेजिटेबल्स की महंगाई डबल डिजिट में, अब इसमें हम डबल डिजिट को देखें। ऑयल फैट्स की महंगाई 18% के आसपास पहुंच चुकी है। ये दो बड़े टॉप लाइन है कि एक तो पूरा महंगाई का बास्केट चरम तप रहा है, अब जो उत्पाद छूते हैं वहां महंगाई का करंट लगता है, वो चरम महंगाई है जो हमें दिखाई देती। दूसरा, इस चरम महंगाई के भीतर जो सबसे जिद्दी महंगाई है वो रिकॉर्ड लेवल पे, और इसलिए यहां से अगले 1 साल की ट्रेजेक्ट्री अगर हम प्रोजेक्ट करना चाहें शुभम, तो हमें दिखता है कि अगला 1 साल 7% और 7% प्लस महंगाई के आसपास ही बीतेगा औसत स्तर पर, अगर आप यहां से पूरे साल को अगले मार्च तक प्रोजेक्ट करें तो। सर, कोर महंगाई पर मैं बात करना चाहूंगा। जो ये कोर महंगाई है, ये क्या अब वाकई जिद्दी हो चुकी है? 1 साल हम अगर 7% इन्फ्लेशन के ऊपर बिताएंगे तो एक कोर महंगाई भी आपको लगता है इसी स्थिति में बनी रहेगी? कोर महंगाई के जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हैं कमोडिटी से आने वाले कंपोनेंट। कमोडिटी की कीमतें लगातार ऊंची हैं। कोर महंगाई में वो लागतें शामिल हैं जो ईंधन और बाकी चीज़ों से शामिल की जाती हैं। कोर महंगाई को अगर करीब से समझना है तो हमको थोक महंगाई का आंकड़ा देखना चाहिए, जो लंबे समय से डबल डिजिट में है, 14%, 15% के आसपास है। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और जब थोक महंगाई का आंकड़ा आएगा तो हम फिर वापस आएंगे महंगाई पर, और फिर आपको बताएंगे कि थोक महंगाई का कोर महंगाई से या कोर इन्फ्लेशन से क्या रिश्ता है। पर यह वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां रिजर्व बैंक विवश है। फलों सब्जियों की कीमतों में हो सकता है मौसम के साथ, गर्मी कम होने के साथ बदलाव आएगा, लेकिन कोर महंगाई में गिरावट नहीं होगी। और कोर महंगाई के साथ एक और जिद्दी महंगाई शुरू हो रही जो सीजनल महंगाई के से थोड़ा ऊपर निकल जाती है, वो फूड इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन में वो कंपोनेंट जो सीजन के साथ महंगे होते हैं, जैसे गेहूं अब अगले सीजन में ही सस्ता हो पाएगा, गेहूं की महंगाई साल भर बनी रहेगी। और यही वजह थी कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी, और आगे शायद 1-2 बड़ी बढ़ोतरी और करनी पड़ेगी। सर, सबसे सरप्राइजिंग नंबर आपके हिसाब से कौन सा है? मसाले, जूते, ईंधन, ये सारे नंबरों में महंगाई बढ़ी, आपके हिसाब से सबसे सरप्राइजिंग नंबर सीपीआई में नंबर में कौन सा? सबसे सरप्राइजिंग नंबर सर्विसेज की इन्फ्लेशन का है। सर्विसेज की इन्फ्लेशन का, जैसे अगर आप देखो एजुकेशन, इसकी पर्सनल के रिक्रिएशन और एम्यूजमेंट की महंगाई, सब कुछ बंद था, 7% के आसपास है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की महंगाई करीब 11% के आसपास है। ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी फूड बास्केट से बाहर हैं और आमतौर पर जो स्टेबल हैं, जिनमें कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कंपटीशन है, वहां पर तेजी से महंगाई बढ़ी। और यहां पर हम बार बार जो बात लगातार मनी सेंट्रल में अलग अलग पैकेजेस के जरिए बताते रहे कि जो भारत की उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां, भारत की मोबाइल कंपनियां,
जो कीमतें बढ़ा रही हैं वो इसमें हमें रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। इस कंपोनेंट में केवल अब कोर महंगाई ही नहीं, कई सारे और हिस्से थोड़े जिद्दी हो चले हैं महंगाई में। कोर कंपोनेंट कोर महंगाई ही जिद्दी नहीं है, फूड इन्फ्लेशन का भी एक बड़ा हिस्सा, खाद्य तेल से ज़्यादा जिद्दी महंगाई किसी की नहीं है। पिछले 3 साल 4 साल से देख रहे हैं, सारी कोशिश सरकार ने कर ली पर खाने वाला तेल सस्ता नहीं हो रहा है। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो रिजर्व बैंक की समस्या और सरकार की समस्या लंबे समय तक बने रहेंगे, क्योंकि इनकी कीमतों में कमी होना जल्दी संभव नहीं है। सर, अब भूगोल से महंगाई को समझते हैं। गांव की महंगाई शहरों से ज़्यादा क्यों हो गई सर? गांव की महंगाई में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हम अगर ग्रामीण आबादी के भीतर जाकर महंगाई का स्तर देखें तो जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ें उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड है। वो हिस्सा उनकी महंगाई अगर आप खुदरा महंगाई के आंकड़े में देखें तो 7%, 7.5%, 8% के आसपास है। ग्रामीण महंगाई में कपड़े महंगे हुए हैं, ग्रामीण महंगाई में मसाले महंगे हुए हैं, ग्रामीण महंगाई में खाद्य तेल महंगा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन भले ही उनके लिए कम रही हो क्योंकि वो फूड के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, इन सारी चीज़ों ने ग्रामीण इलाके की महंगाई को ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि उनकी बास्केट में उन चीज़ों का वेट अब ज़्यादा हो गया है जो महंगी हुई हैं। और ग्रामीण महंगाई बढ़ने का असर हमें उस व्यवस्था पर दिखाई देगा जहां से हम डिमांड आने की उम्मीद कर रहे थे। हमने चर्चा की थी कि शायद बाइक की डिमांड अगली तिमाही में बढ़ जाएगी, हमें लगा था कि पेंट्स की या बाकी चीज़ों की जहां से हम रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे वहां ये महंगाई काफ़ी भारी पड़ेगी। सर, अब क्योंकि मैंने कहा भूगोल की बात करते हैं, अब स्टेट्स के हिसाब से अगर देखें भारत के मानचित्र पे तो कौन से राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा महंगाई है? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई आमतौर पर हमें अपने करीब से महसूस करना ज़रूरी होता है। जैसे मौसम, हमें हर राज्य हर इलाके का तापमान अलग अलग दिखाई देता। अब ये ध्यान से चार्ट देखिए, आपको ये दिखाई देगा इस चार्ट में 3 कैटेगरीज दिखाई देंगी। एक कैटेगरी वो है जो रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से नीचे की कैटेगरी, उसमें तमिलनाडु और केरल 2 स्टेट हमें ऐसे दिखाई देते हैं जहां महंगाई की दर 6% से नीचे है, 5.8% और 5.37%। इसके बाद आपको सारे राज्यों में, अधिकांश भारत में महंगाई की दर रिजर्व बैंक की सहनीय स्तर से 1 से 1.5 से 2% ज़्यादा है। असम में लगभग 8.5%, हरियाणा में 9% के आसपास महंगाई की दर है, बंगाल में 9% के आसपास की महंगाई की दर, उत्तर प्रदेश में 8.46% है, तेलंगाना में 9% है। तो अब आप अगर महंगाई का पूरा भौगोलिक वितरण देखें जो सरकार का आंकड़ा बताता है, तो पूरा देश, लगभग 70% देश चरम स्तर पर टॉप लाइन में बड़ी महंगाई से तप रहा है हर जगह। और अब जब आप इसके भीतर चले जाते हैं और महंगाई के आंकड़े को देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रीजनल लेवल के ऊपर डबल डिजिट में पहुंच गई होंगी, जो नेशनल लेवल पर आपको सिंगल डिजिट में दिखाई देती है, जिनकी महंगाई 1 अंकी है, वो कई सारे राज्यों में 2 अंकी और 2.5 अंक में पहुंच गई। और यह खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि हर राज्य में राज्य की वेतन की वृद्धि, हर राज्य में रोजगारों की व्यवस्था एक जैसी नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा, किसी कार्यक्रम में हमने आपको NFHS का सर्वे बताया है जिसने बताया कि भारत के 12 राज्यों में 50% आबादी गरीब है, और उस 50% आबादी के लिए 9% की इन्फ्लेशन, 8.5% की इन्फ्लेशन, 7% और 8% की महंगाई कितनी भारी पड़ रही होगी, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये महंगाई की तस्वीर है जो रिजर्व बैंक को चिंतित कर रही है, सरकार को चिंतित कर रही है और दुनिया भर की सारी एजेंसियों को चिंतित कर रही है। इसीलिए वो भारत के ग्रोथ के आकलन में लगातार गिरावट कर रही है और रिवीजन कर रही है। बिल्कुल, यानी सबसे ज़्यादा दिक्कत में है पश्चिम बंगाल और तेलंगाना वाले लोग, क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई इन 2 राज्यों में, और सबसे कम महंगाई वाले जो राज्य हैं वो तमिलनाडु और केरल हैं, यहाँ महंगाई कम है। महंगाई पर सर एक टिप्पणी है, पहले वो पढ़ता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। बढ़ती महंगाई देश की ग्रोथ पर भारी पड़ सकती है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक निजी संस्थान को दिए इंटरव्यू में ऐसा कहा है। रिजर्व बैंक ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं उनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कुछ कम रह सकती है। वित्त सचिव ने यह भी कहा कि ब्याज दरें बढ़ने से मांग पर असर पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ब्याज दर बढ़ने से मांग पर असर पड़ने के बावजूद दुनिया भर में भारत सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा, सबसे तेज ग्रोथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हमारे यहाँ बनी रहेगी। सर, इस बयान का मतलब क्या है? क्या सरकार ये स्वीकार कर रही है कि जो ब्याज दरें बढ़ी हैं इससे आर्थिक विकास दर पर मांग पर मतलब मांग का सिकुड़ना बिल्कुल तय है? हाँ, सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार कर रही है। हालांकि
घुमा फिरा कर, स्पष्ट रूप से नहीं। लेकिन अब जब रिजर्व बैंक जो वित्त सचिव कह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग रिजर्व बैंक के आंकड़े अगर आप देखिए तो वो तो काफ़ी डाउनवर्ड ग्रोथ के प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं रिजर्व बैंक के आंकड़ों में। बाकी एजेंसियों के, वर्ल्ड बैंक और IMF के आंकड़े भी बता रहे हैं। तो वास्तविकता तो है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत और मांग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम बार बार बताते रहें। महंगाई के कारण जब 8-9% की महंगाई आप राज्यों में देख रहे हैं तो मांग तो नहीं बढ़नी है किसी भी तरह से। कंपनियां मांग में जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख रही थी उसे निचोड़ने के लिए कीमतें बढ़ा चुकी हैं। तो अगर कोई थोड़ी बहुत मांग भी है तो वो डिमांड के साइड से नहीं, सरकार इस मामले में नहीं बता पाती कि डिमांड का साइड से चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कर्ज महंगा होने के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आना भी चाहता था, उसके लिए भी अफोर्डेबिलिटी का इशू बढ़ेगा, कर्ज को अफोर्ड करने का। तो सरकार उत्साही तौर पर एक कह सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ऊंची रहेगी, पर हम आने वाले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में भारत के आर्थिक विकास दर में और भी डाउनवर्ड करेक्शंस देखेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और ये सही और ये बेहतर है कि सरकार इस ग्रोथ की गिरावट को स्वीकार कर रही है। हमने अपने एक मनी सेंट्रल के एपिसोड में इस बात पर चर्चा भी की थी कि भारत की आर्थिक विकास दर का जो ओवरऑल पूरा परिदृश्य है, उस परिदृश्य में ये जो परिस्थितियां अभी आई हैं, महंगाई, ब्याज दर बढ़ने की, कच्चा तेल महंगा होने की, कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने की, ये हमें किस तरफ ले जा रही हैं। और हम आज फिर आपको उस चर्चा से जोड़ना चाहेंगे कि भारत को अपनी इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने के लिए अब कोविड का नुकसान कवर करने के लिए अगले 5 से 6 साल में शुभम 12 से 14% की आर्थिक विकास दर चाहिए औसत। तब जाकर आप इतने सारे लोगों को जो कोविड के कारण रोजगार के से बाजार से बाहर हो गए और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें रोजगारों के बीच में लाने की बात है। जबकि IMF और बाकी एजेंसियां मान रही हैं कि भारत की पोटेंशियल GDP रेट 6% से ज़्यादा नहीं रहेगी। पोटेंशियल GDP का मतलब है कि महंगाई बगैर बढ़ाए हुए आप कितना विकास कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ आपकी देश की इनकम कम होती है, तो इसलिए वो महंगाई सहित जो विकास है वो आय नहीं बढ़ाता है। और ये दुविधा हमें अभी इस साल और अगले साल तक देखनी पड़ेगी विकास दर के मामले में। बिल्कुल। चलिए, अब महंगाई से बाहर आते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को 24 घंटे के अंदर सभी क्रिप्टो करेंसी $200 अरब से ज़्यादा की संपत्ति साफ कर चुकी हैं। उनमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने 2021 में जितनी बढ़त ली थी वह सारी बढ़त खत्म हो चुकी है। गुरुवार को बिटकॉइन ने $25,401 का निचला स्तर छुआ, जो दिसंबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। नवंबर 2021 में बिटकॉइन $69,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन भाव वहां से 2/3 कम हो चुके हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 63% से ज़्यादा गिरावट केवल बिटकॉइन में देखी जा चुकी है सर। और कुछ क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी हैं जो $0 के पास भी पहुंच गई हैं। मेरा ये मानना, सबसे पहला सवाल ये होगा सर, गिरावट के ताज़ा पहलू क्या हैं? सबसे ज़्यादा नई चिंताएं क्या हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लिए? 0 पे ल्यूना पहुंच गई है और उसे शायद अब एक्सचेंजेस से बाहर कर दिया गया है। करीब करीब शुभम, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रिप्टो के लिए तो एक किस्म का लेमन मूवमेंट है ये जैसा लेमन ब्रदर्स के मूवमेंट के तौर पर हमने 2008-9 में देखा था कि एकदम सारा बैंकिंग सेक्टर मेल्ट हो गया था। दुनिया का क्रिप्टो बाजार उसी तरह से मेल्ट हो गया है। $1.2 ट्रिलियन के आसपास का लॉस हो चुका है क्रिप्टो में। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई दे रही है वो स्टेबल कॉइन्स की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रही है। माना जा रहा था कि जो बिटकॉइन्स हैं उनमें भी जो स्टेबल कॉइन्स हैं जो डॉलर से पेग करते हैं उनकी परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर रहेगी, लेकिन स्टेबल कॉइन्स की गिरावट और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा तेज दिखाई दे रही, और इससे निवेशकों का उत्साह, भरोसा लड़खड़ा भी रहा और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टेबल कॉइन्स में गिरावट के कारण। इसकी परिस्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ी है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत है, ब्याज दरें बढ़ी हैं, महंगाई की समस्या है, और इसलिए एक सुरक्षित निवेश के तौर पर, एक हेज के तौर पर क्रिप्टो का रेगुलेटरी इश्यूज होने के बावजूद क्रिप्टो को जिस तरह से देखा गया था वो दौर अब खत्म हो रहा है। और क्रिप्टो के निवेशकों के लिए ये और भी ज़्यादा सतर्क हो जाने की बात है कि अब फिलहाल जब तक दुनिया के बाजार में ब्याज दरों की परिस्थिति और रेगुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं होता, क्रिप्टो कितना नीचे तक जाएगा ये कहना
अभी मुश्किल है। सर भारत में स्थिति और ज़्यादा गंभीर है, वहाँ तो एक्सचेंजेस में पैसा भी फंसा है और अब तो ये तक बात आ रही है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस पे नया पैसा ले भी नहीं रहे हैं। हाँ, और भारत में बहुत सारे एक्सचेंजेस नई बिडिंग की या नई बाइंग की परमिशन नहीं दे रहे हैं, पुराने पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि भारत के बैंकों ने, यूपीआई ने, हर वो फिनेंशियल सिस्टम का नेटवर्क जिसके जरिए क्रिप्टो में आप खरीदारी या कर सकते थे, उसने सबने भी अपने आप को उससे अलग कर लिया है। तो यहाँ तो रेगुलेटरी साइड से भी सरकार एक तरह से डिस्करेज करना चाहती है कि आप क्रिप्टो से बाहर रहें या क्रिप्टो से दूर रहें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कोलोकेशन घोटाले को लेकर चल रही सीबीआई जांच में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोप है कि एनएसई की पूर्व सीईओ ने कुछ ब्रोकिंग कंपनियों को ट्रेडिंग डेट लीक करके फायदा पहुंचाया था। जांच में कई ब्रोकिंग कंपनियों के नाम भी शामिल है। आरोप है कि एक्सचेंज ने इन्फोटेक फाइनेंशियल सर्विस नाम के ब्रोकर को ट्रेडिंग डेट दी गई थी, जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। सीबीआई की अदालत ने इस मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा को जमानत देने से भी मना कर दिया। सर सीबीआई को अब तक इस जांच में क्या क्या मिल गया? सीबीआई अभी भी चार्जशीट तो सामने नहीं आई है क्योंकि वो सील चार्जशीट है, पर जो संकेत हमारे सामने मिल रहे हैं दो चीजें। एक तो सीबीआई अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ही सीमित है जैसा लग रहा है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सीईओ की और सीओओ की जमानत को इनकार कर दिया है, पर इसके पीछे बड़ा प्लॉट क्या था? अभी भी बहुत सारे लोग इस स्कैम को करीब से देखने वाले, फॉलो करने वाले और एनएसई को करीब से समझने वाले लोग मान रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर गफलत हुई है या कुछ लोगों को फायदा उठाया गया है, इसका कोई बड़ा नेटवर्क था जिससे काफी बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। और जब तक इस कोलोकेशन स्कैम है जिसने भारत के स्टॉक एक्सचेंज की साख चौपट कर दी, दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा घोटाला नहीं हुआ, विश्वास की और साख पर सबसे गहरा धक्का पहुंचा। जब तक सीबीआई इसका पूरा हिस्सा लेकर नहीं आती कि बड़ा प्लॉट इसके पीछे क्या था, किसे इसका आर्थिक फायदा मिला, क्यों इसे करने दिया गया कि एक पैरेलल नेटवर्क लगाकर, पैरेलल टर्मिनल लगाकर सामान्य निवेशकों से पहले उन्हें डील करने की कोशिश की गई, तब तक ये जांच केवल 2-3 लोगों के आसपास केंद्रित रहेगी। अब सीबीआई की चार्जशीट पर आगे सुनवाई होगी तो हमें पता चलेगा कि सीबीआई दरअसल इस पूरे घोटाले से खोद कर क्या निकाल कर लाई है, जो देश के लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे होगी मनी सेंट्रल में, और उससे पहले मिलूंगा इकोनॉमिकम में 11:15 बजे रविवार को। विषय क्या है अंशुमान जी से पूछ लेते हैं। इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे या समझाने की या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिकी डॉलर की ताकत का रहस्य क्या है, और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके कैसे अमेरिका और अमेरिका के वित्तीय नियामकों और वहाँ की राजनीति की एक बड़ी इच्छा पूरी कर दी है। अमेरिकी डॉलर क्यों इतना ताकतवर है, 20 साल के सबसे ऊंचाई पर क्यों है, और ये सारी बहसें जो अमेरिकी डॉलर की निर्मम ताकत पर उठाई जाती हैं वो क्यों मजबूती से जड़ नहीं पकड़ पाती। तो आप जानेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में कि अमेरिकी डॉलर आखिर कैसे अद्वितीय हो गया है पूरे दुनिया में, और उसके सामने बाकी करेंसीज की स्थिति क्या, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिकी डॉलर को डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली इतनी ताकत दे रही हैं। और मेरी बिल्कुल सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, इस बार का अर्थात मत छोड़िएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने इससे रोचक अर्थात ना सुना होगा ना देखा होगा। वाकई डॉलर की बादशाहत पर एक विस्तार से और बहुत क्रिस्प और बहुत सीधी सटीक चर्चा है, और एक किस्सा भी है उसके साथ साथ, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिलहाल आप दीजिए इजाजत मुझे और अंशुमान जी को। आपसे अगली मुलाकात सोमवार शाम 7 बजे होगी। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो